नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे शेरशाह के ही शासन प्रबंध की। देखिए, शेरशाह की शासन पद्धति के विषय में काफ़ी मतभेद है। जैसे डॉक्टर के आर कानूनगो ने अपना ये मत दिया है कि वह अकबर महान से अधिक रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और उससे बड़ा राष्ट्र निर्माता था। जबकि डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी और परमात्मा शरण के अनुसार शेरशाह केवल एक सुधारक था, किसी नवीन पद्धति को प्रचलित करने वाला नहीं था। उनके अनुसार शेरशाह की सफलताओं को इतना अधिक महत्व दिया गया है जिनका यह वास्तव में अधिकारी नहीं है। इतिहास के विद्वानों और विद्यार्थियों के पूर्व मान्यता प्राप्त मत अब इसी सुनिश्चित तथ्य पर आ गए हैं कि शेरशाह मध्यकालीन भारत के महान शासन प्रबंधकों में एक था। उसकी सबसे बड़ी सफलता तो यह थी कि उसने प्राचीन संस्थाओं में नवीन सुधार संस्कार कर उसे लोक कल्याण का महत्वपूर्ण साधन बना दिया था। अब बात करते हैं कि शेरशाह का केंद्रीय शासन प्रबंध क्या था। दिल्ली सल्तनत के शासकों की भांति शेरशाह भी एक निरंकुश शासक था और उसकी शक्ति एवं सत्ता अपरिमित थी। शासन नीति और दीवानी तथा फौजदारी मामलों के संचालन की शक्तियां उसी के हाथों में केंद्रित थी। उसके मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे, बल्कि केवल उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसके द्वारा दिए गए कार्यों की वो पूर्ति करते थे। शासन की जो संपूर्ण शक्तियां हैं वो शेरशाह में केंद्रित थी। उसने अपने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न विभाग जो है वो स्थापित किए और उसके अधिकारी उसके द्वारा नियुक्त किए गए। उसके विभागों की हम बात करें तो दीवाने वजारत, इस विभाग का जो मंत्री है वजीर कहलाता था और वित्त और लगान संबंधी जो कार्य हैं वो करता था। साम्राज्य की आय और व्यय संबंधी जो प्रबंध है उसी की देखरेख में होता था। वह सामान्य रूप से अन्य विभागों का निरीक्षण भी कर सकता था। मालगुजारी विभाग की कार्य पद्धति से पूर्ण रूपेण परिचित होने के कारण शेरशाह इन विभागों के कामों में विशेष दिलचस्पी लेता था। दूसरा विभाग था दीवाने आरिज। यह विभाग आरिज मुमालिक के अधीन था। सेना का अनुशासन, प्रबंध और भर्ती का कार्य उसी के सपुर्द था। सेना में वेतन वितरण उसी को करना पड़ता था। सैनिक कार्यों में व्यक्तिगत रुचि होने के कारण शेरशाह इस विभाग में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता था। नेक्स्ट विभाग था दीवाने रसातल। यह विदेश मंत्री के अधीन था। विदेशों से आने और जाने वाले राजदूतों और राज प्रतिनिधि मंडलों से संपर्क स्थापित करना इसका प्रमुख कर्तव्य था। कूटनीतिक पत्र व्यवहार भी इस विभाग को ही देखने होते थे। इसके बाद नेक्स्ट विभाग था दीवाने इंसा। इस विभाग के मंत्री को शाही घोषणा पत्र और संदेश लिखने का कार्य करना पड़ता था। गवर्नरों तथा स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना तथा सरकारी रिकॉर्ड को संभाल कर रखने का कार्य भी इसी विभाग का था। इसके अतिरिक्त दीवाने कजा, दरोगा ए डाक चौकी के भी विभाग थे। दीवाने कजा मुख्य काजी के अधीन था, जिसका कार्य अभियोगों की सुनवाई और निर्णय देना था। दरोगा एक डाक चौकी राज्य का गुप्तचर विभाग था। अब बात करते हैं हम प्रांतीय शासन व्यवस्था की। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शेरशाह ने साम्राज्य को अनेक भागों में बांट रखा था और शेरशाह के प्रांतीय शासन के विषय में डॉक्टर कानूनगो का कहना है कि उस समय राज्य में सरकार सबसे बड़ा खंड कहलाता था तथा प्रांत जो है अकबर के महान के आविष्कार थे। किंतु डॉक्टर परमात्मा शरण के अनुसार प्रांत अकबर से पहले विद्यमान थे और यह कहना गलत है। प्रशासन के लिए सरकार एक सबसे बड़ा खंड था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने इनके बीच का मत स्थापित करते हुए लिखा है कि सरकार ऐसे प्रशासकीय खंड थे जो कि प्रांतों से मिलते जुलते थे और जो इकता कहलाते थे। शेरशाह के समय में फौजी गवर्नरों की नियुक्ति भी होती थी, फिर भी शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन का विवरण स्पष्ट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इकाई थी सरकारें।
प्रांत सरकारों में बटे हुए थे। अब्बास खां सरवानी के अनुसार शेरशाह की सल्तनत में 66 सरकारें थीं। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी थे, सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकदार ए सिकदारान सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष होता था तथा विभिन्न परगनों के सिकदारों पर प्रशासनिक अधिकारी होता था। उनके कार्यों का वो निरीक्षण करता था। सरकार में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना तथा विद्रोही जमींदारों का दमन करना उसका प्रमुख कर्तव्य था। इसके बाद अगली इकाई थी परगने। प्रत्येक सरकार में कई परगने होते थे। शेरशाह ने प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक अमीन, एक फौजदार और 2 कानून कारकुन, जिनको लिपिक भी कहा जाता है, नियुक्त किए गए थे। सिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था और परगने में शांति स्थापित करना उसका कर्तव्य था। मुंसिफ का कार्य दीवानी जो मुकदमों हैं उनका फैसला करना था। भूमि के नाप, लगान की व्यवस्था, देख रेख करना उसका कार्य था। इसके अतिरिक्त एक कानूनगो भी होता था जो अर्ध सरकारी अधिकारी माना जाता था और परगने के लगान संबंधी जो मामले हैं उसकी वो पूरी जानकारी रखता था। कानूनगो या कारकुनों का मुख्य कार्य राजस्व का लेखा जोखा रखना था। इसके बाद अगली इकाई थी गांव। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। सरकार की ओर से वहाँ कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता था, परंतु गांव में मुकदम, जिसको मुखिया भी कहा जाता है, पटवारी, चौकीदार आदि सरकार स्वीकार करती थी और शासन में इनसे सहायता लेती थी। गांव में शांति और व्यवस्था की रक्षा उत्तरदायित्व मुकदम पर होता था। वह अपराधियों का पता लगाता था। शेरशाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व को महत्व दिया था। वह जानता था कि जो भी चोरी डकैती होती है उसमें स्थानीय जो अधिकारी हैं उनका हाथ होता है। अतः मुकदम अपराधियों को पकड़ने में असफल रहता था तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। मुकदम के अतिरिक्त पटवारी और चौकीदार भी होते थे। पटवारी जो है भूमि कर का लेखा रखता था और चौकीदार उसकी सहायता करता था। शेरशाह की भूराजस्व व्यवस्था की हम बात करें तो मालगुजारी की जो व्यवस्था है शेरशाह का सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है। अपने पिता की जागीर का प्रबंध करते समय उसने भू संबंधी समस्याओं की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। यही कारण था कि शासक बनने पर वह एक श्रेष्ठ भूमिकर व्यवस्था स्थापित कर सका। इस व्यवस्था की 3 विशेषताएं थी। प्रथम, शेरशाह ने सदैव के लिए निर्णय कर लिया था कि मालगुजारी की दर जो खेतों की वास्तविक नाप पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा, प्रमुख फसलों पर मालगुजारी यथासंभव नगद वसूल की जानी चाहिए। तृतीय, भूमि की नाप के लिए सल्तनत भर में एक ही मापदंड नियत होना चाहिए। शेरशाह ने प्रत्येक गांव में खेती योग्य भूमि की पैमाइश करवाई, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर 3 श्रेणियां उसके द्वारा बनाई गई: उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। तीनों श्रेणियों की उपज को जोड़कर 3 से भाग देकर प्रति बीघा जमीन की औसत पैदावार निकालनी जाती थी। इस औसत उपज का 1/3 भाग सरकारी हिस्से के रूप में किसान से लिया जाता था। नकद की रकम पड़ोसी बाजारों में चालू भाव के आधार पर कूदी गई। सरकार प्रत्येक किसान को पट्टा देती थी, जिसमें किसान की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार, किसान द्वारा अदा किया जाने वाला लगान दर्ज रहता था। लगान निश्चित करने की उस समय 3 प्रणालियाँ थी। एक थी गल्ला बख्शी, जिसको बटाई प्रथा भी कहा जाता है। दूसरी नस्क या कनकूद प्रथा थी और तीसरी नकद या जब्ती प्रथा थी। गल्ला बख्शी अथवा बटाई का अभिप्राय पैदावार का किसान के साथ हिस्सा बांट से था। बटाई 3 प्रकार से ली जाती थी: खेत बटाई, लांक बटाई और रास बटाई। ये 3 प्रकार की बटाई की प्रणालियाँ प्रचलित थी उस समय। शेरशाह ने किसानों की जो भलाई है इसका पूरा ध्यान
रखा। उसका विश्वास था कि किसानों का हित साधन करने से ही सरकार को सदैव लाभ पहुंचता है। शेरशाह के आज्ञानुसार राजस्व निर्णय के समय किसानों से सदैव नम्रता का व्यवहार किया जाता था, परंतु मालगुजारी संग्रह करने के समय नहीं। शेरशाह ने यह आज्ञा भी दी थी कि सेना कूच करते समय किसानों की फसलों को किसी प्रकार नष्ट न हो। यदि किसी किसान की फसल को हानि पहुंचती थी तो सरकार उसकी क्षति पूर्ति करती थी। जो लोग कृषकों को सताते थे, शेरशाह उन्हें कठोर दंड देने से भी नहीं चूकता था। इसके बाद बात आती है न्याय व्यवस्था की। शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। उसकी न्याय व्यवस्था उच्च आदर्शों पर आधारित थी। वह कहा करता था कि न्याय करना सभी धार्मिक क्रियाओं में सर्वोत्तम है। इस बात को मुसलमान और काफिर दोनों के बादशाह मानते हैं। गरीब और कमज़ोर लोगों को अनाचार व अन्याय से बचाने में शेरशाह विशेष रुचि लेता था। उसने अत्याचारियों का कभी पक्ष नहीं लिया, चाहे वह उसके रिश्तेदार हो, प्रिय पुत्र हो, चाहे उसके सरदार हो। अत्याचारियों को दंड देने में वह देर भी नहीं करता था और न दया करता था। अपराध की गंभीरता के अनुसार कैद, कोड़े, हाथ पैर काटना, सूली, जुर्माना, फांसी आदि दंड दिए जाते थे। कभी कभी चोरी और घूस के अपराध पर प्राणदंड दिया जाता था। शेरशाह की न्याय का आदर्श था कि इंसान से ईमान का बर्ताव किया जाए। वह अपने राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था और प्रत्येक बुधवार की शाम को उसकी कचहरी लगती थी। उसके नीचे प्रमुख काजी होता था जो न्याय विभाग का प्रमुख होता था और न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी इसी पे थी। प्रत्येक प्रमुख नगर में एक काजी होता था। प्रत्येक सरकार में मुख्य सिकदार फौजदारी मुकदमे तथा मुख्य मुंसिफ दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते थे। परगनों में जो ये कार्य है वो अमीन करते थे। इस प्रकार की न्याय व्यवस्था उस समय प्रचलित थी। इसके बाद बात करते हैं पुलिस प्रशासन की। शेरशाह के शासनकाल में सेना ही पुलिस का कार्य करती थी। विदेशी आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोह से देश की रक्षा करना तथा प्रजा के बीच शांति स्थापित करने का जो कार्य है वो सेना को ही करना पड़ता था। सरकार में शांति और व्यवस्था बनाए रखना सिकदार का कर्तव्य था। परगने में यह कार्य सिकदार ही करता था। इन अफसरों को अपने अपने क्षेत्रों में चोरी, लुटेरों और बदमाशों पर कड़ी नजर रखनी पड़ती थी और अपराधियों को दंड देना पड़ता था। जहाँ तक गाँवों का प्रश्न है, शेरशाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व की प्रथा को प्रचलित किया जिसमें सारी जिम्मेदारी मुकद्दम की थी। अब्बास खां सरवानी ने लिखा है कि शेरशाह के राज्यकाल में यात्रियों और अन्य मुसाफिरों को पहरा रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। न ही उन्हें रेगिस्तान के बीच लूट लिए जाने का भय था। वे रात्रि में चाहे रेगिस्तान में हो अथवा बस्ती में प्रत्येक स्थान पर निर्भय होकर पड़ाव डाल देते थे। तो ये पुलिस प्रशासन की सफलता को दर्शाती है उसकी ये बात। इसके बाद बात करते हैं हम सैन्य व्यवस्था की। शेरशाह ने सैन्य व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की तरह स्थायी सेना रखने की नीति अपनाई थी। सैनिकों की भर्ती, वेतन की समय पर अदायगी, सैनिकों की तरक्की जैसे मामलों में शेरशाह स्वयं ध्यान देता था। वह उनकी सुविधाओं का ख्याल रखता था। उसने अपने सामने आने वो सैनिक उसके सामने आ सकते थे। उन्हें संतुष्ट रखने का जो प्रयास है वो शेरशाह करता था। घुड़सवारों के घोड़े उसी प्रकार दागे जाते थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में थे। शेरशाह की रीति यह थी कि घोड़ों को दागे बिना वह उनके आदमियों का वेतन नहीं चुकाता था। इसके अलावा वह प्रत्येक सैनिक का हुलिया लिखवाता था। इस व्यवस्था के कारण बरियल घोड़े और सैनिकों के निरीक्षण के समय अन्य व्यक्तियों को लाना असंभव हो गया था। सेना को कई भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग एक योग्य सेनापति का अधीन उसने कर दिया था। सेना में कठोर अनुशासन जो है वो रखा जाता था। शेरशाह के पास एक अच्छा तोपखाना था। 1,50,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल सेना और 500 हाथियों की स्थायी सेना राजधानी में रखने के अलावा
प्रमुख प्रमुख स्थानों पर सारे राज्य में सैनिक दस्ते तैनात उसके द्वारा किए गए थे। मार्ग और सरायों की बात हम करें, शेरशाह ने अपने समय कई सड़कों का निर्माण कराया। पुरानी सड़कों की उसने मरम्मत कराई ताकि राज्य के विभिन्न भागों का संबंध राजधानी से जुड़ा रह सके। उसके द्वारा बनाई गई 4 प्रमुख सड़कें हैं। एक पूर्वी बंगाल के सोनार गांव से लेकर आगरा, दिल्ली, लाहौर होती हुई पंजाब तक जाती है। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर, तीसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक, और चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती है। सड़कों के दोनों ओर छायादार फलों के वृक्ष उसने लगवाए। शेरशाह ने इन सभी सड़कों पर प्राय 2-2 कोस की दूरी पर सराय बनवाई। विभिन्न मार्गों पर सब मिलाकर 1700 सराय उसके द्वारा बनाई गई थी तथा हिंदू और मुस्लिम यात्रियों के ठहरने के लिए अलग अलग प्रबंध उसके द्वारा किया गया। यात्रियों के लिए बिस्तर, भोज्य सामग्री, पके भोजन का प्रबंध, घोड़ों और मवेशियों के लिए दाने और घास की सुविधा, इनके व्यय के लिए सरायों के आसपास की जो भूमि सराय के नाम कर दी गई थी। कुल मिलाकर ये जो मार्गों का प्रबंध था वो बहुत व्यवस्थित उसके द्वारा किया गया ताकि जो यात्री हैं उनको किसी तरह का कष्ट न हो। बात करते हैं गुप्तचर और डाक विभाग की। शेरशाह ने डाक चौकी और गुप्तचर विभाग का संगठन कर उसे दरोगाए डाक चौकी का अधीन रखा। उसके अंतर्गत अनेक समाचार लेखक थे जो राज्य के प्रत्येक भाग से प्राप्त जो समाचार हैं उनका संकलन करते थे। प्रत्येक सराय पर संवाददाताओं के लिए 2 घोड़े रखे जाते थे। इस प्रकार सब सरायों में मिलाकर देश के प्रत्येक भाग में नित्य खबर पहुंचाने के लिए 3400 घोड़े नियुक्त किए गए थे। प्रजा की रक्षा के लिए वह अपने अमीरों को प्रत्येक टुकड़ी के साथ विश्वासपात्र गुप्तचर भेजा करता था। इसके अलावा समस्त प्रमुख नगरों में गुप्तचर नियुक्त थे जो सरदारों, उनके सैनिकों तथा जनता से गुप्त रूप से समाचार पाकर शेरशाह के पास भेजते थे। ये विभाग ऐसी कुशलता से कार्य करता था कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घटना का पता लगने से पहले ही शहंशाह को उसका पता लग जाता था और वो उसका उचित प्रबंध कर देता था। इसके बाद बात आती है व्यापार और वाणिज्य की। शेरशाह ने स्थान स्थान पर लिए जाने वाले करों को समाप्त कर व्यापार को गति दी थी। शेरशाह ने अपने सूबेदारों और आमिलों को हिदायत दे दी थी कि प्रजा को इस बात पर विवश किया जाए कि यात्री और व्यापारियों के साथ सब भांति अच्छा व्यवहार हो, उनको किसी प्रकार की हानि न पहुँचे। यदि किसी यात्री की मार्ग में मृत्यु हो जाए तो उसके माल पर कोई हाथ न डाले और न समझे कि वह लावारिश है। उसके राज्य में व्यापारी माल पर केवल 2 जगह ही कर लिया जाता था, विदेश से माल आने पर और प्रवेश द्वार पर, और दूसरा बिक्री के स्थान पर। किसी का साहस नहीं था कि इसके अतिरिक्त मार्ग पर, नाव घाट पर, गाँवों में या कस्बों में कोई कर वसूल कर सके। इसके अतिरिक्त शेरशाह ने अपने राज्य कर्मचारियों को कठोर निर्देश दे रखा था कि जो चीज़ खरीदी जाए वह बाजार भाव से ही खरीदी जाए। तो व्यापार वाणिज्य उसके समय में काफ़ी प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। अब बात करते हैं मुद्रा व्यवस्था की। शेरशाह के सुधारों में मुद्रा संबंधी जो सुधार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने पुराने और घिसे हुए पुराने शासकों के प्रचलित सिक्के बंद करके उनके स्थान पर सोने और चांदी और तांबे के नए सिक्के चलाए, उनका अनुपात निश्चित किया। उसके समय चांदी के रुपए का वजन 180 ग्रेन, जिसमें 175 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। सोने के जो सिक्के थे वो 166.4 ग्रेन और 168.5 ग्रेन के ढाले गए थे। तांबे का जो सिक्का है दाम कहलाता था। सिक्कों पर शेरशाह का नाम, उसकी पदवी, टकसाल का स्थान अरबी लिपि में और कुछ सिक्कों पर देवनागरी लिपि में अंकित रहता था। मुद्रा संबंधी सुधारों से व्यापारी वर्ग की अनेक असुविधाएं दूर हो गई थी। इसके बाद बात करें कि दान पुण्य और इमारतों की। शेरशाह एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। अंधों, बुढ़ों, अपाहिजों, विधवाओं, विद्यार्थियों और विद्वानों की परवरिश के लिए उसने उदारता पूर्वक प्रबंध किए थे। यहाँ तक कि शाही रसोई से सिपाही या फकीर या किसान को भोजन की आवश्यकता होती थी मिल जाता था, जिससे भोजन पर प्रतिदिन 500 असरफिया खर्च होती थी।
उसकी यह नीति रही कि प्रत्येक योग्य व्यक्ति को कुछ सहायता अवश्य मिले। शेरशाह को इमारतें बनाने का शौक था। उत्तर पश्चिमी जो सीमा सुरक्षा के लिए उसने झेलम नदी पर रोहतासगढ़ नामक एक विशाल और शानदार दुर्ग बनवाया था। शेरशाह कहा करता था कि यदि मैं दीर्घ काल तक जीवित रहा तो प्रत्येक सरकार में उपयुक्त स्थान पर ऐसा दुर्ग बनवा दूंगा जहां संकट के समय उत्पीड़ित लोग शरण ले सके और दुष्टों को रोका जा सके। इसी तरह से उसने सहसराम जो कि बिहार में है उसके द्वारा स्वयं का मकबरा वहाँ बनवाया गया। धार्मिक नीति की यदि हम बात करें, शेरशाह की हिंदुओं के प्रति क्या नीति थी इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। जैसा कि डॉक्टर SR शर्मा के अनुसार शेरशाह के विचार और उसका धार्मिक दृष्टिकोण दिल्ली सल्तनत के तुर्क अफगान शासकों से भिन्न नहीं था, जबकि कानूनगों ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की समझदार नीति अपनाने के लिए शेरशाह की प्रशंसा की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेरशाह ने कई अवसरों पर असहिष्णुता का परिचय दिया। जैसे राजपूत राजाओं के साथ युद्ध उसने जिहाद घोषित किए। रायसीन के शासक पूरनमल के प्रति उसका दुर्व्यवहार धार्मिक असहिष्णुता का ही परिणाम था। इसी प्रकार जोधपुर के किले में मंदिर तोड़कर उसके द्वारा मस्जिद बनवाई गई। इन तथ्यों और मतों से यह समझा जा सकता है कि शेरशाह ने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा अवश्य लिया, परंतु शासन की दृष्टि से उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति है वो उस कट्टरता की नीति का उसने अनुसरण नहीं किया। शेरशाह ने न तो दिल्ली सल्तनत के शासकों की भांति असहिष्णुता का परिचय दिया और न अकबर महान जैसी उदारता का, बल्कि उसने एक मध्यम जो मार्ग है उसका अनुसरण किया था। इसके बाद शेरशाह अकबर का पथ प्रदर्शक कैसे था, ये भी एक विचारणीय तथ्य है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शेरशाह अकबर का मार्गदर्शक था और शासन प्रबंध की दृष्टि से शेरशाह को एक अच्छा स्थान दिया जा सकता है। उसने एक अच्छा शासन प्रबंध स्थापित करके अकबर के शासन की आधारशिला रखी थी, जिससे अकबर को काफ़ी सहायता प्राप्त हुई थी। शेरशाह की लगान व्यवस्था अकबर के लिए मार्गदर्शक थी, जबकि उसी के आधार पर अकबर ने दहसाला बंदोबस्त लागू किया था। शेरशाह की धार्मिक जो सहिष्णुता की नीति थी उसी का अकबर ने अनुसरण किया और उसे और अधिक विकसित किया। हिंदुओं को अपनी तरफ बुलाने का प्रयास किया। शेरशाह की जो सैनिक प्रबंध है, सरदारों पर नियंत्रण की नीति है, ये इससे भी अकबर बहुत प्रभावित हुआ और वैसी ही नीति उसके द्वारा अपनाई गई। शेरशाह के द्वारा राजपूतों को हराकर अधीनता स्वीकार करवाने के बाद उन्हें राज्य जो वापस लौटा दिए गए, उसी नीति का अनुसरण अकबर ने भी किया। यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि शेरशाह के कार्यों का अनुसरण करते हुए अकबर ने जहाँ आवश्यकता हुई उसमें परिवर्तन किया, सुधार किया और उसे अधिक श्रेष्ठ बनाया। जैसा कि डॉक्टर RP त्रिपाठी ने ठीक ही लिखा है कि यदि शेरशाह अधिक समय तक जीवित रहता तो वो अकबर से महान हो जाता। निसंदेह दिल्ली के सुल्तानों में वह सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक था और निश्चय ही उसने अकबर की उदार नीति के मार्ग का जो निर्माण किया और वह सही अर्थ में उसका अग्रगामी